PFAC 2025 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए पेपर 2 में रीडिंग कम्प्रिहेंशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का आता है आपका, और 20 मार्क्स में इसमें बेटर है ये कि आपको कंपोनेंट हैं इसके, यानी कंटेंट जो है वो दिए हुए हैं। तो इसके इसमें और आपके प्रेसी राइटिंग, ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें कंटेंट आपको वहीं दिया हुआ है। यहाँ आपको बाहर की चीजें नहीं लिखनी है। जैसे एक ऐसे है, रिपोर्ट है, आर्गुमेंट है, उसमें हमें कंटेंट बाहर से लेना है, हमें सोचना है, हमें प्लान करना है, लेकिन यहाँ वो दिया हुआ है। रीडिंग कंप्रिहेंशन और प्रेसी की और एडवांटेज क्या है कि जैसे बहुत बार आप डाउट में होते हो कि ऐसे किस ढंग का लिखना चाहिए, हमें कहाँ पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, कितने पैराग्राफ किसी चीज को लिखना चाहिए किस ढंग से। तो ये भी एक अच्छा चीज है कि आपको समझने में मौका मिलता है। आपको जब 5 6 7 ईयर्स के आप देखो यदि रीडिंग कम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स को प्लस प्रेसी राइटिंग के, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगे। तो इसमें हम थोड़े बेसिक्स रीडिंग कम्प्रिहेंशन के देखेंगे। तो इसमें आपका बेसिक्स प्लस एग्जाम का डिमांड क्या है और हाउ टू अप्रोच। इसमें आपका स्पेसिफिक कुछ नहीं बोला जाता है कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन इस सेगमेंट से होगा। और ये देखो जैसे ऐसे रिपोर्ट ये सब में मोर और लेस ये रहता है कि इन डायमेंशन से पूछा जाएगा जो करंट में चल रहा है, या कुछ टॉपिक जो फिलोसफिकल नेचर के हैं, जैसे ऐसे में पर्टिकुलरली। बाकी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, डिफेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी इन द सेंस, और जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं। लेकिन रीडिंग कम्प्रिहेंशन किसी भी एरिया से दिया हुआ रह सकता है। यूपीएससी कुछ भी नहीं कहता है। तो यूपीएससी डज नॉट से एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट दिस टॉपिक इन क्वेश्चन पेपर। इट जस्ट मेंशंस लाइक गिवन बिलो, ऐसा है कि क्या आपको बोलता है, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। 4 into 5 20 मार्क्स के आपके हैं। एक ऐसे भी आपके 20 मार्क्स के हैं। इसको जनरलाइजेशन में देखना है, आप एकदम एग्जैक्ट नहीं उसको देखोगे तो कुछ मैंने बोला है कि वो जनरल नेचर का चीजों को हमने डिस्कस किया है। तो इसमें क्या रहता है कि रीड द पैसेज हेयर, अंडरस्टैंड द कोर इशू, कंप्रीहेंड इन योर ओन लैंग्वेज एंड आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज। आपको आइडिया जो है, जो कोर इशू है, वो आपको जो टॉपिक दिया हुआ है, जो आर्टिकल दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है, उससे लेना है। आपको अपना नहीं लगाना है दिमाग। जैसे कोई सपोज करो कि लेट अस से उसमें एक आर्टिकल दिया हुआ हो और ये लिखा हुआ कि प्रेजेंट ग्रोथ ऑफ इंडिया इज 3.5%। तो आप ये नहीं समझोगे कि आप प्रेजेंट का ये कर दोगे इस ईयर में जो बजट में गवर्नमेंट ने किया है कि 24 25 में इंडिया 6.6 से लेकर के 6.8% के रेट से ग्रो करेगा। वो नहीं आपको लिखना है। जो टॉपिक में है, जो फैक्ट्स, डेटा, सेंट्रल आइडिया, वो वही रहेगा। आपको अपने लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अब अपने लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है थोड़े है कि इसमें आप तमिल, तेलुगु और पाली भाषा यूज करने लगोगे, नहीं। कहने का मतलब ये है कि एज सच जो पैसेज में दिया हुआ है उसी को कॉपी नहीं कर देना है। देखो लिखा हुआ ना कि आंसर टू द क्वेश्चंस एज दैट फॉलोज इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। रीड द पैसेज हेयर, अंडरस्टैंड द कोर इशू, कंप्रीहेंड इन योर ओन लैंग्वेज एंड आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है। अब देखो वर्ड्स इसमें दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन जो आपके मार्क्स असाइन है 20 करीब हैं, तो 300 वर्ड्स टोटल होने चाहिए करीब, क्योंकि आपके 20 मार्क्स में 300 वर्ड्स का ऐसे रहता है। 300 वर्ड्स मोर और लेस आर्गुमेंट में भी अभी आज के डेट में
वर्ड्स लिमिट नहीं दिया हुआ रहता, लेकिन पेजेज, एक ऐसे में जितने पेजेस दिए हुए हैं, 3 पेजेज ईच ऐसे, तो आपको 3 पेजेस ईच आर्गुमेंट में भी दिया हुआ है। रिपोर्ट में आपको 200 वर्ड्स में बोलते हैं तो 2 पेजेस दिए हुए रहते हैं ये रिपोर्ट के। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि हमें 5 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 60 वर्ड्स ईच होंगे। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी क्वेश्चन में आपके थोड़े ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, मे बी 60 की जगह 65 भी हो सकता है, एक्सेप्शनल, वैसा होता नहीं है। लेकिन किसी में 25 में भी हमारा काम चल जाएगा। बट ट्राई करो कि वेयर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है और यदि आप दे सकते हो तो उसको दो। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं अपने ओपिनियन में, अपने अंडरस्टैंडिंग और जो मैंने कपल ऑफ ईयर से स्टूडेंट्स को गाइड किया है उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। आप ये कभी नहीं बोलोगे कि इस टॉपर ने ये कहा है या ये सर ने ये कहा है। आपको जिनके बात को मानना है उनको, उनके बात को मानो। क्योंकि यूपीएससी किसी चीज में जब तक स्पेसिफिक नहीं कह रही है तब तक हम जो टाइम टेस्टेड चीजें हैं उसके आधार पर ही कह सकते हैं। जैसे हम कपल ऑफ ईयर से स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, तो मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो मेथड्स बता रहा हूँ उसके आधार पर। लेकिन बिफोर आप अपना डिसीजन लो, एक बार यूपीएससी सो आपको क्यूसीए जो प्रोवाइड करती है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, तो उसको आपको देखना चाहिए। वो क्वेश्चन कितने में लिखने के लिए स्पेस दिए हुए उस पर भी थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक ऐसे के लिए 300 वर्ड्स में अप्रॉक्स लिखना है, तो आपको 3 पेजेस दे रहे हैं। तो इसमें हमको देखना होगा कि कितने पेजेस हमको दे रहे हैं, तो इससे भी पता चलेगा। यदि किसी में 10 वर्ड्स लिखना है तो उसके लिए वो आधे पेज नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखो। इसका मतलब है क्या कि जहां स्कोप है वहां आप थोड़े से लिखने की कोशिश करो। आपको ग्रामर जैसे लिख आता है, ग्रामर में कुछ में एक लाइन और कुछ में एक शब्द लिखने की जरूरत है, तो उसमें 1 नंबर है। आप सोचो, एक सेंटेंस है आपको दिया हुआ एक्टिव वॉइस में, उसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। और वो जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है जिसको चेंज करना है, तो वो मे बी 7 वर्ड्स के भी हो सकते हैं, 10 वर्ड्स के, 12 वर्ड्स के, 15 वर्ड्स के भी हो सकते हैं। 10 to 12 वर्ड्स के मान के चलो हो गए, तो आपको 1 नंबर के लिए 10-12 वर्ड्स दे रहा है चेंज करके लिखने के लिए। तो 4 नंबर है तो एटलीस्ट थोड़ा सा ज्यादा लिखोगे, इसमें कॉमन भी लगाओ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर इन्होंने कहा है, ये सर क्वालिफाई जो किए हैं उनका अच्छा आया पेपर 2 में, तो इन्होंने इतना कहा है कि यदि जहां 10 शब्द की जरूरत है तो 10 ही शब्द लिखो। हो सकता है कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन में 10 शब्द में हो जाए, 10 वर्ड्स में हो जाए, लेकिन मेरा मानना है, मैं जो ये कह रहा हूँ कि जहां पॉसिबल हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने की कोशिश करो, क्योंकि 4 मार्क्स है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि सर कितने मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। यूपीएससी ने तो बताया नहीं कि कितने मिल सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि आपको बहुत अच्छा आप करते हो तो 15-16 भी मिल सकता है। बट 15-16 मार्क्स लाने के लिए हमें बहुत टाइम देने की जरूरत है। किसी भी क्वेश्चन का पेपर 2 में देखो, एक्सेप्ट ग्रामर में, जहां सपोज करो कि प्रीपोजिशन भरना है या सेंटेंस करेक्शन है, उसमें हमको एग्जैक्ट पता है कि यही है, तो वहां तो आपके एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन कोई ऐसे है, कोई रिपोर्ट है, कोई आर्गुमेंट है, कोई रीडिंग कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन है, उसका कोई आइडियल आंसर नहीं होता है। आपको लगेगा कि क्या 4 में से 4 मिल सकता है, डिपेंड करता है, बट जनरली वो 4 में से 4 नहीं देंगे।
4 में 2 देंगे, 2.5 देंगे, 3 देंगे, एक्सेप्शनल बहुत अच्छा रहा तो 3.5 दे देंगे। किसी भी ऐसे में, किसी भी रिपोर्ट, किसी भी आर्गुमेंट में परफेक्ट मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी आंसर आइडियल नहीं। एक कोई स्टूडेंट ने कुछ लिखा, उसे कोई बेटर भी प्रेजेंट कर सकता है, तो इस वजह से वो पूरे आप उस चीज को नहीं देखते। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें टाइम कांस्टेंट, स्पेस कांस्टेंट है, और सिर्फ क्या हम एक ही कंपोनेंट में अपना टाइम लगाएंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रेगुलर बेसिस पे जो हिंदी माध्यम के खास करके हैं, तो कहेंगे सर ऐसे में ही हम मैक्सिमम मार्क्स ले आएंगे। डियर, ऐसे में आप 80 में से 80 नहीं ले आओगे ना। और 80 में से 80 यदि आप लाने की क्षमता रख रहे हो, या 80 में से 60 लाने की क्षमता रख रहे हो, या 80 में से 50 भी लाने की क्षमता आप ऐसे में रख रहे हो, तो बिलीव मी, आप इंग्लिश में भी इक्वली इफिशियंट हो सकते हो। और यदि नहीं, तो फिर आप ये नहीं सोचो कि हमें ऐसे में ही 60 मार्क्स आ जाएंगे 80 में से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर क्वेश्चन को हमको टाइम देना है। जनरली ध्यान रखना कि 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो हमें आइडियली 18 मार्क्स, 18 मिनट्स लगना चाहिए। बट हो सकता है किसी कंपोनेंट में हमने थोड़ा ज्यादा लगा लिया, किसी कंपोनेंट में कम लगा लिया। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, एवरी टाइम कुछ बहुत सारे होते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर भी पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे किसी का 5 नंबर छूट गया, किसी का 10 नंबर छूट गया। देर आर फ्यू कैंडिडेट्स जो एकदम टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट मल्टीपल टाइम गोट 100+, यूज टू से सर एवरी टाइम आई सेव 10 मिनट्स। तो उसकी राइटिंग की स्किल बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए। उससे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मिले जिन्होंने बोला सर 2 नंबर का छूट गया, 5 नंबर का छूट गया, कितना भी कोशिश किया, फिर भी जिसने 10 मिनट पहले कंप्लीट किया उससे बेटर उसका मार्क्स आया। या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि सर हमने सारे कंप्लीट कर लिए और नंबर कितने आए, तो सर 52 आया, 50 आया, 60 आया, 70 आया। किसी ने 10 नंबर का छोड़ दिया, फिर भी उसको 110 भी आ सकता है। तो हर क्वेश्चन को आपको टाइम देना है, इसमें ध्यान रखना है। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। ये देखो पैसेज छोटा था, जो पैसेज दिया हुआ है ये छोटा है, 2 ही पैराग्राफ का आपका है। अब ये जो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया के संबंध में दिया हुआ है, अब देखो इसमें से ये जो पहला क्वेश्चन है, तो यहां से इतने दिए हुए हैं स्पेस प्लस, देखो यहां भी, यहां से यहां तक आपका दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन में यहां से लेकर के, कि पूरे मैं एक सीट ले रहा हूं, इसको ये में समझो, ठीक है। तो ये पूरा आपको लिखना है। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन है, तो ये चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ है, और चौथा क्वेश्चन के लिए और भी स्पेस दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन के लिए ये। इसका मतलब क्या देख रहे हो कि जो आपका आंसर लिखना है तो कितने पेज है? ये वन देखो, ये इसमें हमने पेज को फिट करने के लिए ये किया है, अदरवाइज जो पेज का लेंथ होता है वो तो थोड़ा, ये स्क्रीन जैसे जो दिख रहा है तो इसलिए उससे थोड़ा सा बड़ा ही होगा। इसको तो मैंने छोटा करके उस फॉर्म में लिखा, अदरवाइज ये पूरे एक पेपर पेज लो। तो ये कंप्लीट पेज एक तरह से, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज, और ये 3 पेज से थोड़ा ज्यादा। अब 3 पेज से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसमें देखो क्वेश्चन भी थोड़े से जगह में स्पेस में है, हाँ तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि इसमें भी आपके यदि 20 मार्क्स के हैं, तो यूपीएससी आपको इतने स्पेस दे रही है कि आपसे एक्सपेक्टेशन है कि मोर और लेस, मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मोर और लेस 300 वर्ड्स के आसपास में लिखो। 250 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, और या 320 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, जैसे ये पैसेज छोटा है, कोई पैसेज थोड़ा बड़ा हो सकता है किसी ईयर में। तो यूपीएससी जो स्पेस दे रही है, तो एक और चीज ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा स्पेस इस वजह से भी दी जाती है थोड़ा सा, कि यदि
आपसे गलती हो गई, किसी क्वेश्चन को आपने लिखा, आपने थोड़ा सा लिख लिया, सपोज करो 20-30 वर्ड्स, अब आपको काटने का नौबत आ जाए, आपको लगा कि ये गलत है। यदि आपने पूरा लिख दिया और फिर रियलाइज हुआ कि ये गलत है, देन आपके पास स्पेस नहीं है। एक टाइम था जब पहले क्वेश्चन बुकलेट अलग होता था और आंसर बुकलेट अलग, और उसमें कोई भी आंसर कहीं भी लिख सकते थे। बस ये कोशिश किया करना होता था कि एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक जगह लिखो। जैसे शुरू में जब हमने एग्जाम दिया था, तो एक प्रेसी वाला सिर्फ था कि इनफैक्ट वो भी प्रेसी का अलग से पेज रहता था, और उसको धागे से बांध करके हम लोग को देना पड़ता था अटैच करके। तो हमारे टाइम में जब हमने असिस्टेंट कमांडेंट दिया था, तो जिस क्वेश्चन का आंसर उस ढंग का यहाँ नहीं था, आंसर बुकलेट एक दे दिया और क्वेश्चन पेपर दे दिया। हमारी मर्जी है, हम पहले ऐसे लिखें या पहले आर्गुमेंट लिखें या पहले रिपोर्ट लिखें, और जहां हमको जो मर्जी लिखना होगा। लेकिन आज डेफिनिट स्कोप आपको दिया, स्पेस दिया हुआ है कि कोई रिपोर्ट, दो रिपोर्ट है तो दोनों रिपोर्ट के लिए वो उन्होंने स्पेशल स्पेस स्पेसिफाइड किया हुआ है। रिपोर्ट ए उसी जगह पे लिखोगे जहां उसका स्पेस दिया हुआ है, और रिपोर्ट बी वहीं लिखोगे जहां उसका स्पेस दिया हुआ है। यदि आपने एक रिपोर्ट गलत लिख दिया, तो फिर आपके पास दूसरी जगह नहीं लिख, नीदर टाइम परमिट और ना स्पेस परमिट कर। 6 से लिखना है लेकिन 4 ही लिखना है। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में आपको ऑल 6 के लिए स्पेस दिए हुए रहते हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, उनको ध्यान से रखना है। अब सोल्व जो करते हैं तो किस ढंग से, किसी रीडिंग कंप्रिहेंशन के लिए क्या तरीका है। जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो नॉर्मली अभी 2 to 3 पैराग्राफ, मैक्सिमम 4 पैराग्राफ्स रह सकते हैं। एक्सेप्शनल केस में यदि पैसेज इस ढंग से सेट किए हुए हैं कि वो छोटे छोटे पैराग्राफ को बना दें, तो वो दूसरी चीज है। लेकिन 2 to 3 पैराग्राफ ही जनरली रहते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक बार आप रीडिंग कंप्रिहेंशन को पढ़ लो, जो एक्चुअल पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़ लो, और क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ लो। सपोज करो कि 400 वर्ड्स के आपके 400 वर्ड्स के आपके जो पैसेज हैं दिए हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको 3 मिनट्स लगने चाहिए पढ़ने में। तो वो 3 मिनट्स लग में हो जाना है, ठीक है ना। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग हैं 2 मिनट में भी कर लेंगे, लेकिन और कुछ ऐसे हैं जो 5 मिनट से पढ़ने में लगाएंगे। लेकिन आप 5 मिनट को टॉलरेट नहीं कर सकते हो। आप ऑब्वियसली पहला बार जाकर के रीडिंग कंप्रिहेंशन एग्जाम हॉल में ही सोल्व करोगे, तो टाइम तो आखिर लगना है। प्लस एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, खास करके जब से मोबाइल डिवाइसेस आए हैं। और ये सबके साथ है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं खुद ही एक तरह से कभी कभी लगता है कि बहुत वल्नरेबल होता जा रहा हूँ मोबाइल। जैसे कभी मैं बोलता हूँ कि समटाइम आई डू नॉट हैव लिबर्टी टू स्विच ऑफ माई मोबाइल, लेकिन होना चाहिए बीच बीच में। तो आपके पास स्पीड होनी चाहिए। तो 3 मिनट्स में एक तरह से आपने एक बार उसको पढ़ लिया। 3 मिनट्स में पढ़ने के बाद 1 मिनट में आपने क्वेश्चंस को भी देख लिया। तो जब 3 मिनट्स में आपने पढ़ा, तो एटलीस्ट रफ में एक आइडिया हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। अब दूसरा बार आपसे पढ़ो, तो जो पहला क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 1 क्वेश्चन का तो वहां थोड़ा सा अपना अंडरलाइन कर दो। सो कंप्रिहेंशन है उसने क्वेश्चन पेपर वाले में कि अच्छा, ये उसका
वन नंबर का, या ब्रैकेट में आप वन लिख दो। इसका मतलब क्या है कि उस पार्ट में वन नंबर का है। जनरली ऐसे बोला जाता है भाई कि आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह पे कुछ लिखना नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल अंडरलाइन थोड़े से कर सकते हो, मतलब अवॉइड करना है, लेकिन ठीक है, उसमें उतना एटलीस्ट आपको खुद के लिए पता चल जाए कि हाँ यहाँ है उसका। दूसरा, तीसरा, चौथा, या तो आप कर सकते हो कि पहला का जहाँ आप ये करो अंडरलाइन, पहला का लिखो, फिर दूसरा का देखो, दूसरा का देख लो, पता चल जाएगा आइडिया एक बार। तो एक्चुअल में कुल मिलाकर के आपको दो बार पढ़ना है। तो पहला बार जो पढ़ोगे तो पूरे जो भी आपको, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको तीन बार पढ़ने में लगे। ये तीन बार तब लगते हैं जब हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है। जिन भी स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन है तो जनरली दो बार में वो कर लेते हैं। तीसरा बार आप लगाते हो तो फिर आपका वही टाइम बढ़ जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं चार बार में भी नहीं उनको पता चलेगा, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है और आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके इंग्लिश राइटअप अच्छे हैं, इंग्लिश की समझ अच्छी है, तो उनको कम टाइम लगेगा। लेकिन जो हिंदी मीडियम से हैं और जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, उनके वर्ड्स कमांड पे सही नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप तीन बार भी आप टाइम लगाओगे, लेकिन कोशिश करो। देखो, जब राइटिंग है फिर तो राइटिंग वाले में कम टाइम लगाओ, उसमें समझने में ज्यादा टाइम लगाओ, राइटिंग में फिर कम टाइम लगाओ। और ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। तो आप, हर कोई जो भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के जो हैं उनको देखो, उनको सोल्व करो। इसमें कभी ये मत सोचो कि कोई आउटडेटेड है। जैसे ऐसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, इसमें आउटडेटेड हो जाता है कि कोई टॉपिक ऐसे का पूछा गया, 3 साल पहले पूछा गया। अब सपोज करो एक रिपोर्ट पूछा गया, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, तो कोविड 19 पैंडेमिक का था। उसकी यूटिलिटी अब नहीं है तरह से इस समय फिलहाल के लिए। लेकिन जो रीडिंग कंप्रिहेंशन है, तो उसका कोई यूटिलिटी और ये का बात ही नहीं है, क्योंकि उसमें टॉपिक कोई फिक्स नहीं है। कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, तो आपको बस समझना है। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर जो है, रीडिंग कंप्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग, इन दोनों के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस का सोर्स है। प्लस रीडिंग कंप्रिहेंशन और प्रेसी के टॉपिक्स जो है, वो आपको एक अच्छा ऐसे लिखने में भी ऑर्डर का काम कर सकता है। भाषा का सिलेक्शन किस ढंग से करना है, खास करके जो इंग्लिश मीडियम में ऐसे लिखते हैं उनके लिए, या ऐसे वगैरह, रिपोर्ट या आर्गुमेंट वगैरह में भी कंटेंट फॉर्डर के रूप में काम आ सकता है। तो इसमें आपको सबसे जरूरी वही है कि जो पैसेज दिया हुआ है उसके कोर आइडिया को समझ लो। क्योंकि क्वेश्चन जो भी आपसे 5 पूछे जा रहे हैं, मोर और लेस कोर आइडिया पे ही होंगे। कभी कभी जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कुछ टाइम वर्ड मीनिंग वाले भी पूछे गए हैं। एक जो क्वेश्चन नंबर सपोज करो फिफ्थ है, उसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको सेंटेंस बनाना है। तो एक वो वाला पार्ट है जिसमें 4 में से 4 आपको मिल सकता है, और बहुत अच्छा चांसेस भी होता है। लेकिन अदर जो कंपोनेंट में है, अदर एक्चुअली मैक्सिमम टाइम जो होगा कि 5 का 5 क्वेश्चन होगा। तो जो 5 क्वेश्चन होगा वो किसी न किसी कोर आइडिया पे होगा। जैसे हम इसको देखते हैं, तो कह रहा है व्हाट हर्डल्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका इंडिया के प्रोग्रेस के संबंध में चीजों को ये कर रहा है, तो हर्डल इसमें है। प्रोग्रेस ऑफ इंडिया के हर्डल में, हर्डल यहाँ इंपॉर्टेंट, जो कीवर्ड क्या है, हर्डल। तो इस पर आपको, तो इस पर आपको मिल जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, व्हाट इज द यूनिकनेस। अब देखो इंडियन वाइटलिटी का यूनिकनेस, तो यहाँ की आइडिया, कोर आइडिया क्या है, यूनिकनेस है। इसमें देखो, what was the why are the conquest of India always remembered। तो देखो कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि जो कहते हैं ना कि तलवारों से जो जीता हुआ
युद्ध होता है या जब तलवार से जीतते हो, तो वो तब तक ही उस चीज को मानेगा जब तक आपके तलवार का भय है। वंस तलवार का भय खत्म हो गया तो वो आपको मानना बंद कर देगा। लेकिन यदि आप प्रेम से जीतते हो तो वो लंबे समय याद रखेगा। जैसे भगवान बुद्ध है, तो अंगुलीमाल को बोलते हैं कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? सोचता रहे, ये हमसे टकराने वाला आदमी कौन मिल गया। और कहते हैं कि जब वो एक बार बुद्ध से हार गया, बुद्ध से द्वंद्व युद्ध में नहीं हार गया, बुद्ध से तलवार के युद्ध में नहीं हार गया, बुद्ध के और बुद्ध के तेज से हार गया। तो ये इसमें कोर आइडिया, इसमें देखो कह रहा है कि व्हाट इज द वाइटल क्वेश्चन रेफर्ड एट टू एट द एंड ऑफ द पैसेज एंड व्हाट इज योर आंसर टू दैट। तो इसमें देखो दो क्वेश्चन है, एक तो वाइटल क्वेश्चन क्या है और इसका आपका आंसर क्या होगा। तो इसमें दो पार्ट है। तो ऐसे ही है, हर क्वेश्चन में पैसेज में एक कोर होता है, तो इसको आपको करना है। इस पर मैं कल एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक सॉल्यूशन, हम सैंपल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप बताओगे, इस पर हम एक और कल बना देंगे। ओके, थैंक यू।